सी पैक के तहत पाकिस्तान में 25 अरब से जायद की सरमायाकारी आई, लाखों अफराद को रोजगार मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सी पैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान में अब खुशहाली का नया दौर आएगा। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के नए दौर का आगाज है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी है। चीनी नायब वजीर आजम का सी पैक के 10 साल अरसा मुकम्मल होने की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सी पैक से खिते में समाजी तरक्की का आगाज हुआ। सी पैक हमारे बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार धमाके में जख्मी मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक होने वालों की तादाद 54 हो गई। धमाके में 90 से ज़ायद जख्मी। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज अब तक 49 अफराद की शनाख्त हो गई। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास ने बताया कि जाए वक़्वा से बहुत सारे शवाहिद मिले। मौके से बाल बैरिंग वगैरह मिले हैं। धमाका खुदकुश था। इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्जिमान तक तकरीबन पहुंच चुके। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। हुकूमत की मुद्दत का आखिरी अशरा कल से शुरू हो जाएगा। इत्तेहादी और हुकूमत के इत्तफाक से कौमी असम्बली 11 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली एडवाइस भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। निगरान वजीर आजम हर पार्टी के जेब में मौजूद है, मगर बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, 8 रोज में सिर्फ तरक्कियों, तब्दीलियों, तैनातियों और तख्तियां लगाने का ही फैसला नहीं होना। नून लीग के घरेलू सियासी लड़ाई और ताकतवर लोगों से उलझे हुए मामलात का फैसला अभी बाकी है। एक ऐसे निगरान वजीर आजम की जरूरत है जो चाबी का खिलौना फरमाइशी प्रोग्राम हो, ख्वाहिश पर खबर बनाए। तो जब बैठने का कहें तो बैठ जाए, उठने का कहें तो उठ खड़ा हो। बाजोड़ में होने वाली दहशतगर्दी। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान कबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया, मौजूदा निगरान कबीना के साथ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, लिहाजा इसे तब्दील किया जाए। मौजूदा निगरान कबीना मामलात को पेचीदा बना रही है। निगरान कबीना सूबे में प्री पोल धांधली कर रही है। मौजूदा निगरान कबीना को फारिग किए बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी कहते हैं, गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड प्रोजेक्ट में आला तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
आखिरी कुछ दिन रह गए, गिनती गिन रहे नौजवान मायूस ना हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में मादनियाती मिट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क बेशुमार मादनियात से माला माल है। मादनियात के माइनिंग से सबसे ज्यादा फायदा करीब आवाम को होगा। हम मादनियाती मिट्टी को आग में जलाकर इससे धात निकालेंगे। बलूचिस्तान में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे। हमने तरक्की का सफर तय करना है, मिट्टी का सफर नहीं करना। बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में खुशामदीद कहेंगे। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन अमल शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने सिस्टम में नई बिजली शामिल की, जिससे लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर रही। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक हुकूमत ने बिजली के मंसूबों को ताखीर का शिकार किया। मौजूदा हुकूमत ने 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। हमने ईरान से जवानी को 100 मेगावाट बिजली फराहमी का माहदा किया और बिजली फराहम की। खरतोल से 1980 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई। पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मानसून और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए अजाब बन गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के दरियाओं में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाहकारियां। मुताबिद आबादियां ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत अमदादी कामों में मसरूफ। दूसरी जानिब बलोचिस्तान, डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पानी में नशेबी इलाके डूब गए। मुतासरीन मुश्किलात में फंस गए। और तहरीके क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्तेबाजू रहने वाली बहन फातिमा जिन्ना की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। मुल्क भर में आज फातिमा जिन्ना यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने अजीम भाई के शाना बशाना मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाजरीन। आपको बताएं कि CPEC के तहत पाकिस्तान में 25 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी आई। लाखों अफराद को रोजगार मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा, CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिससे खुशहाली का
नया दौर आएगा। Excellency, thank you very much for visiting Pakistan and have time to celebrate jointly Iron Brothers from China and Pakistan, the 10th anniversary of CPAC. This great journey of friendship between Pakistan and China started immediately after China won its independence back in 1949. But this journey was accelerated through sincerity of purpose and commitment by many great Pakistani leaders, starting from late Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, who made very valuable contribution in terms of promoting this friendship. And then, in between, all subsequent leaders were very committed to promote this friendship. And therefore, this is a unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, people from all walks of life, all political parties, all institutions, they are committed to this great friendship. And then in April 2015, Your Excellency, President Xi Jinping was very kind to visit Pakistan. Of course, that was a visit which was postponed earlier for reasons well known to us and not to be described here. Had that delay hadn't taken place, these CPAC projects would have blossomed and some of them would have been completed much earlier. In April 2015, this agreement of CPAC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. And then we saw at lightning speed, projects were undertaken and completed. This is still in our memory that at that point in time, power outages had crippling impact on our industry and agriculture. Our exports were damaged irreparably because foreign importers would not trust Pakistani exporters because we didn't have energy to manufacture those export orders. Our agriculture had become pale. Our industry had come to a grinding halt. And thousands of workers were out of jobs. Excellency, this was the time when CPAC came to power. चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिनफिंग ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के नए दौर का आगाज है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी है। सीपैक की 10 साला तकरीबात के सिलसिले में इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम मंसूबा है। सीपैक से खित्ते में समाजी तरक्की का आगाज हुआ। सीपैक हमारे बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है।
چین کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کی 10 سالہ تقریبات میں شرکت کرنے پر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کے مختلف یادداشتوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی نمائندہ خصوصی اور جمہوریہ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لنفنگ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں اور آج انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ایم ہاؤس میں ملاقات بھی کی ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لنفنگ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ آپ کو اپڈیٹ دیں کہ باجوڑ میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش دھماکے کے مزید 3 زخمی دم توڑ گئے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے دھماکے کے مزید 3 زخمیوں کے دم توڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں 90 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق باجوڑ دھماکے میں شہداء کی تعداد 54 ہو گئی ہے، جس میں سے 49 افراد کی شناخت ممکن ہو سکی، جبکہ دھماکے میں زخمی ہونے والے 83 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، جن میں سے 15 کی حالت تشویشناک ہے۔ جائے وقوع سے بہت سارے شواہد ملے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس نے اس حوالے سے بتایا کہ جے یو آئی کا جلسہ دوپہر 2 بجے شروع ہوا اور دھماکہ 4:10 پر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ موقع سے بال بیرنگ وغیرہ ملے ہیں۔ دھماکہ خودکش تھا اور حملہ آور گروپ کی شناخت ہوئی ہے۔ دھماکے میں کوئی خاص ٹارگٹ تھا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ جائے وقوع سے بہت سارے شواہد ملے۔ ابتدائی انکوائری میں ملزمان تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ فورینزک رپورٹس کا انتظار ہے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے مطابق لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں باجوڑ دھماکے کے 16 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے اور ایک زخمی آئی سی یو میں داخل ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات اور آئی جی ایف سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات کی، خیریت دریافت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے زخمیوں کے علاج کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی رپورٹ میں۔ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی باجوڑ پہنچ گئے۔ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی نے دھماکے کی جائے وقوع کا بھی دورہ کیا۔ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کو کل ہونے والے دھماکے کے حوالے سے خصوصی بریفنگ بھی دے دی گئی۔ غم کی اس گھڑی میں ہم افواج پاکستان باجوڑ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کور کمانڈر نے کہا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے جسے جڑ سے اکھڑ پھینکنا وقت کی ضرورت ہے۔ کور کمانڈر نے باجوڑ میں شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات کی، دھماکے کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی اور لواحقین کے بلند حوصلے کو سراہا۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے زخمیوں کے علاج کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کور کمانڈر نے زخمیوں سے ملاقات کی اور حکومت کی مدت کا آخری اشرہ کل شروع ہو جائے گا۔ اتحادیوں اور حکومت کے اتفاق سے قومی اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے، جس کے سبب اتحادی جماعتوں کا اجلاس کچھ روز بعد بلایا جائے گا۔ مشاورت کے بعد ایڈوائس 11 اگست کو صدر مملکت کو ارسال کر دی جائے گی۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو اسمبلی ایڈوائس بھجوانے کے 48 گھنٹوں بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ ایڈوائس ملنے پر صدر مملکت حکومت اور اپوزیشن کو خط لکھیں گے کہ نگران وزیر اعظم کا نام دیا جائے۔ اتفاق رائے ہونے کی صورت میں 3 دن کی مشاورت کے بعد صدر مملکت کو نوٹیفیکیشن کے لیے چند گھنٹے ملیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن نگران وزیر اعظم کے لیے 3 دن میں مشاورت مکمل کر کے نام بھیجنے کی پابند ہے۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن 3 روز کے اندر تجویز کردہ ناموں میں سے ایک نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب کر لے گا اور باقاعدہ اعلان کر دے گا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نگران وزیر اعظم ہر پارٹی کی جیب میں موجود ہے، لیکن بائیو میٹرک کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ 8 روز میں صرف ترقیوں، تبدیلیوں، تعیناتیوں اور تختیاں لگانے کا ہی فیصلہ نہیں ہونا، بلکہ
नून लीग की घरेलू सियासी लड़ाई और ताकतवर लोगों से उलझे हुए मामलों का भी फैसला होना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे निगरान वजीर आजम की जरूरत है जो चाबी का खिलौना हो, फरमाइशी प्रोग्राम हो, ख्वाहिश पर खबर बनाए, जब बैठने का कहें तो बैठ जाए, उठने का कहें तो उठ खड़ा हो। बाशोर में होने वाली दहशतगर्दी के बाद पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान कबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि मौजूदा निगरान कबीना के साथ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, लिहाजा इसे तब्दील किया जाए। मौजूदा निगरान कबीना मामला को पेचीदा बना रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मजीद कहा गया कि निगरान कबीना सूबे में प्री पोल धांधली कर रही है। मौजूदा निगरान कबीना को फारिग किए बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर सियालकोट मोटरवे से गुजरावाला को लिंक करने के मंसूबे का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि गुजरावाला मोटरवे लिंक रोड प्रोजेक्ट में आला तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आखिरी कुछ दिन रह के गिनती गिन रहे हैं, नौजवान मायूस ना हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मादनियाती मिट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क बेशुमार मादनियात से माला माल है। मादनियात की माइनिंग से सबसे ज्यादा फायदा गरीब आवाम को होगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम मादनियाती मिट्टी को आग में जलाकर इससे धात निकालेंगे। बलूचिस्तान में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे, जहां जहां माइनिंग होगी इसको गवादर पोर्ट से मुंसलिक करेंगे। हमने तरक्की का सफर तय करना है, मिट्टी का सफर नहीं। उन्होंने कहा कि मादनियात के इनकलाब से मुल्क में रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। अगर 100 टन मिट्टी में से 1 टन मेटल बेचें तो $5,000 कमा सकते हैं। इस मादनियाती इनकलाब के लिए हमारे 3 गोल हैं। जो मादनियात और मिट्टी हम बेचेंगे, इससे मुल्क लाखों डॉलर कमाएगा। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि बलूचिस्तान में मजदूर तबका बहुत है, इनको मुलाजमत फराहम करेंगे। हम इस मिट्टी से अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत ने सिस्टम में नई बिजली शामिल की, जिससे लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर रही। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुरम दस्तगीर ने कहा कि साबिका हुकूमत ने बिजली के मंसूबों को ताखीर का शिकार किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 5,063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। उन्होंने कहा कि हमने ईरान से जेवानी को 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया था और अब मायदा कर लिया है और बिजली फराहम की। खरगोल से 1980 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई। 2-3 अहम ट्रांसमिशन लाइन्स थी जिनका संग बुनियाद रख दिया गया। ट्रांसमिशन के लिहाज से सिस्टम में जिद्दत लाई जा रही है, जबकि गर्दिशी कर्जे को बढ़ाने से रोक दिया गया है। वजीर तवानाई का कहना था कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। वजीर आजम ने वो चिराग चलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। 31 मार्च 2022 को तरक्की दुश्मन हुकूमत मौजूद थी। तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मनसूबा शुरू किया। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। हमारे गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मनसूबा शुरू किया।
नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस। निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी को बच्चे के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हदायत कर दी है। उन्होंने हदायत की कि मसलूम बच्चे को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुलजिम कौन है इसे खातिर में न लाया जाए, इंसाफ की फराहमी और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जालिम और कानून शिकन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि माशरा ऐसी अंधेर नकवी और जुल्म जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है, आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बच्चे के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हदायत की है। उन्होंने हदायत की कि मजलूम बच्चे को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कारोबारी दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 1028 पॉइंट्स का इजाफा, जिसके बाद 100 इंडेक्स 48,104 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंच बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंच बैंक में डॉलर 287 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। लड़कियों ने एक बार फिर मैदान मार लिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे तमाम मुनक्किद होने वाले मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में 2,30,915 तलबा ने हिस्सा लिया। सालाना इम्तहानात में 1,72,204 तलबा पास हुई, जबकि 57,000 के करीब उम्मीदवार 10वीं जमात के इम्तहानात में फेल करार पाए। लाहौर बोर्ड में 1100 में से सबसे ज्यादा 1091 नंबर प्राइवेट उम्मीदवार तुबा आजम ने हासिल किए। 1090 नंबरों के साथ प्राइवेट उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर रहे। हादिया नूर 1089 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर रही। लाहौर बोर्ड में पहली तीनों पोजीशंस पर प्राइवेट उम्मीदवारों ने हासिल की। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आगा अली अब्बास ने बताया कि लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74% से जायद रहा। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गई। बारिशों के बायस दरियाए रावी में हेड बल्लोकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस कमालिया के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया किनारे आबाद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत अपने मवेशियों को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा सिंध के बैराजों पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले सिंध के बैराजों से गुजर रहे हैं। इधर बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर होने वाली बारिशों से नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब मानसहरा में गैर मुल्की खातून और नौजवान दरियाए कुनहार में डूब गए। इंग्लैंड से तफरीह के लिए आई मेहमान लड़की दरिया में डूब गई। इंग्लैंड नेशनैलिटी अलिशबा इंग्लैंड से गड़ी हबीबुल्ला आई थी। मुकामी नौजवान ने दरिया में छलांग लगाकर बचाने की कोशिश की, जो कामयाब न हो सकी। डूबने वाली लड़की की लाश निकाल ली गई है। गड़ी हबीबुल्ला में पुराने पुल के पास नहाते हुए 19 साला नौजवान डूब गया। अपर हसारी का रिहायशी दिलदार नामी नौजवान दरिया में बह गया। तलाश जारी है। अवाम ने इंतजामिया से दरिया में नहाने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है।
महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब और साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन स्पेशल अफराद एक्ट 2022 के सिलसिले में खसूसी सेशन का इनेकाद लाहौर के मुकामी होटल में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम थे। दीगर मेहमानों में डीजी वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक, डिप्टी डायरेक्टर सैफ इरफान मुफ्ती और इरफान गोंदल समेत खसूसी अफराद ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं आयशा तारिक की रिपोर्ट में। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन स्पेशल अफराद एक्ट 2022 के सिलसिले में खुसूसी सेशन मुनक्किद हुआ। सेशन में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम, डीजी वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक, डेप्यूटी डायरेक्टर सैफ इरफान मुफ्ती और इरफान गोंदल समेत खसूसी अफराद ने शिरकत की। सेशन से खिताब करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं, हमें इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। उनका मजीद कहना था, साउथ एशिया पार्टनरशिप को हेड कर रहे हैं और आज के ऑर्गेनाइज़र भी हैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इरफान गोंदल साहब, हमारी बाकी टीम मौजूद है। और सबसे पहले सबसे बढ़ के आप मौजूद हैं जिनके लिए ये सब फंक्शन तो छोटी चीज़ है, ये कानून भी बना आप लोगों के लिए। और मैं वेलकम कर रहा हूँ डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर साहब को। डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि खुसूसी अफराद के हवाले से सूबाई वजीर की ज़ेरे निगरानी बेहतर इक़दाम करने के लिए सरगर्म है। उनका मजीद कहना था, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए और बड़े ही वो शॉर्ट टाइम के नोटिस पे हमने उनसे उनको दावत दी थी। मेरी फ्रेंकली एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जस्ट मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ ऑफ द कफ। मिनिस्टर साहब क्योंकि इनका ताल्लुक हेल्थ से है, ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और बड़े रिसर्चर डॉक्टर हैं। मुफ्ती दिनों पर ये एज अ वाइस चांसलर और मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे चुके हैं। इरफान मुफ्ती का कहना था कि खुसूसी अफराद के लिए मार्केट्स में मौजूद शॉप पर रैंप न होने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। उनका मजीद कहना था, देखिए आज जो हम इकट्ठे हुए थे, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे, मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए। मकसद ये था कि जो कानून अभी पंजाब असम्बली में पास हुआ है 2022 में, जिसमें जो डिसेबल पर्सनस के लिए प्रोटेक्शन, डिग्निटी और उनके राइट्स के लिए कानून बना है पंजाब में, हम चाह रहे थे कि उसको हम ना सिर्फ समझें बल्कि उसको आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस किस तरह बनने हैं और उसको वाकई लोगों तक किस तरह पहुंचाना है। हम ये समझते हैं बहैसियत साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के, जब तक ये जो बाहमी माजूर अफराद हैं ये समाज का बुनियादी हिस्सा नहीं बनते और ये जो हमारा तरक्की का जो अमल है या सफ़र है उसका हिस्सा नहीं बनते, माशरा आगे नहीं बढ़ता। सेशन में स्पेशल अफराद ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेहर गुल और सेशन में मौजूदा स्पेशल अफराद का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इस बिल में ले लिए गए हैं जो पहले कभी नहीं लिए गए, जैसे एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट। अब जो भी बस आएगी वो रैंप के साथ होगी, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं होगी जिसमें रैंप ना हो। फिर इसी तरह जो भी LDA को कह दिया गया है कि जो भी बिल्डिंग बनेगी वो रैंप के बगैर नहीं बनेगी, कोई भी ऐसी बिल्डिंग अप्रूव ही नहीं होगी। बैंक्स में रैंप होंगे, हर जगह रैंप होंगे। तो एक्सेसिबिलिटी को मद्देनज़र रखा गया है कि सबसे पहली बात तो ये एक्सेसिबल हो। फिर पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर हमने लिखा कि पब्लिक टॉयलेट्स भी जो हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात वो स्पेशल नीड्स को पूरा नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर थोड़ा ऊंचा होता है, वहाँ तक जाना ही नहीं होता, तो इनको भी मद्देनज़र रखा जाए। अब बहुत चीज़ें जब काम शुरू होता है तो ज़ाहिर बात है मुश्किलात काफ़ी आती हैं। आज का जो इवेंट था ये बहुत अच्छा था, मिनिस्टर साहब की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी थी। हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और जो कानून बना है तो इसमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इवन कि बिल्डिंग्स होगी, शॉपिंग मॉल्स हो गए, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, एवरीथिंग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल हो। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो है ज़रूर होगा। मुकर्रीन का कहना था कि हमें कवानीन बनाने की बजाय बने हुए कवानीन पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। इन कवानीन पर अमल दरामद से ही खसूसी अफराद को रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन नवाज के साथ आयशा तारिक को। और अब आपको बताएं कि रेलवे के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अजीज ने आज पीर के रोज अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया।
उनकी बतौर CEO रेलवे तैनाती के बाद रेलवे के ऑफिसर्स और मुलाजमीन की तरफ से मुबारकबाद के लिए उनके ऑफिस आते रहे। कोहिनूर न्यूज़ से बातचीत करते हुए शाहिद अजीज का कहना था कि तरजीही बुनियादों पर महकमा रेलवे की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि रेलवे के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अजीज ने आज पीर के रोज अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। उनकी बतौर CEO रेलवे तैनाती के बाद रेलवे के ऑफिसर्स और मुलाजमीन की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली फारूक से, जो कि इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, इस टाइम मैं बिल्कुल रेलवे हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। हमारे नए CEO जो रेलवेज़ के अभी उन्होंने चार्ज संभाला है, शाहिद अजीज़ साहब, उनसे बात करते हैं जो रेलवेज़ के नए CEO बने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुबारक हो, एक आपने आज चार्ज संभाल लिया, क्या कहना चाहेंगे रेलवेज़ के हवाले से आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं रेलवे के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा जो करंट सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम एज ए टीम वर्क इसको इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी अर्निंग को बढ़ाएं। मेन इशू इस वक्त हमारे पास फाइनेंस का है, तो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए हम न्यू एवेन्यूज़ तलाश करेंगे और ख़ास तौर पे फ्रेट सेक्टर जो है उसमें हम काफ़ी इनपुट वहाँ से ला सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि फ्रेट की अर्निंग को हम मैक्सिमाइज़ करें। अच्छा सर, ये फ्रेट के अलावा जो पैसेंजर की ट्रेनों की सूरत हाल उसको बेहतर बनाने के लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? चाइनीज कोचेस जो मिल रही हैं, चाइना की तरफ से जो कोचेस मिल रही हैं, उस हवाले से बताइए। जी, हमारी 46 कोचेज़ इस वक्त हमारे फ्लीट में शामिल हो चुकी हैं। मज़ीद 184 कोचेज़ जो हम वो पाकिस्तान में बनाएंगे और वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तहत बनाएंगे। ये हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन है जो 160 किलोमीटर के लिए फिट है। तो अब हमने इस प्रोजेक्ट में 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की है और आइंदा हमारा प्रोग्राम है कि हम न्यू कोचेस बाहर से नहीं लेंगे। इसी डिज़ाइन को अडॉप्ट करते हुए हर साल हम 80 से 100 कोचेस बनाने का प्लान बना रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 180 कोचेस फ्राम CFI इस्लामाबाद। सर, ग्रीन लाइन ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त मॉडल ट्रेन है, इस तर्ज पर मज़ीद ट्रेनों को चलाया जाएगा, यानी फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी? जी, ये हमारी प्रीमियम सर्विस है। ये रेलवे की हिस्ट्री में बेस्ट ट्रेन है जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रेन से किसी सूरत कम नहीं है और ये सारी न्यू कोचेज़ पे मुश्तमिल है। तो जैसे ही नई कोचेज़ हमारी नई मैन्युफैक्चर होके आएंगी तो हम मज़ीद ट्रेनें भी इसी तर्ज पे चलाएंगे। सर, मुलाजमीन के मसाइल भी होते हैं, ज़ाहिर है कि एक्सेस उनको होगी आपसे मिलने की उनकी जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। जो भी कोई आना चाहे एनी टाइम आ सकता है। अपनी जो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला ऑफिस में पुलिस अफसरान की SP रैंक पर प्रमोशन बैचेस लगाने की तकरीब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG उस्मान अनवर ने पुलिस अफसरान को अगले ओहदों के प्रमोशन रैंक लगाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की SP से ग्रेड 19 में SSP प्रमोट होने वाले अफसरों को मुबारकबाद। मुख्तलिफ रीजन्स और इस्लाह में तैनात 14 तरक्की पाने वाले अफसरान में शामिल तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरों कामरान मुमताज़, कामरान नवाज, साजिद हुसैन खोकर, इस्मान खान, नदीम अब्बास, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद बिन अशरफ शामिल हैं। राना उमर फारूक, बिलाल जफर शेख, अली रजा, अब्दुल्ला अहमद, तोकीर मोहम्मद नईम, आसिफ अमीन अवान और फराज अहमद को भी प्रमोशनल रैंक लगाए गए। प्रमोशन पाने वाले अफसरों के अहले खाना को भी तकरीब में खास तौर पर मदऊ किया गया। लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आ गई। 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुगलपुरा में प्रॉपर्टी तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं मुलजिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी।
چیئرمین پی ٹی آئی اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ جج ہمایوں دلاور کے روبرو پیش ہوئے اور 4 گھنٹے عدالت میں گزارنے کے باوجود 35 سوالوں میں سے کسی کا بھی جواب نہ دے سکے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، ہمیں آگاہ کیجیے اس واقعے کے بارے میں. دیکھیں، یہ مغل پورے کا علاقہ ہے جہاں پر دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے. 2 موٹر سائیکل سوار کار سواروں کو جو ہے وہ گولیاں مار کر وہاں سے فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی. ایس پی سول لائن بھی جو تھے اپنی نفری کے ہمراہ وہاں پر پہنچے اور سی آئی اے کی ٹیمیں بھی وہیں پر پہنچی، جس کا نوٹس باقاعدہ طور پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں پی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ سامنے آئی ہے بات کہ ان کا پراپرٹی کا کوئی تنازعات چل رہے تھے، جس میں یہ سالہ اور بہنوئی جو آپس میں اس سے پہلے بھی لڑائی جھگڑا کر چکے تھے گھر کے اندر. اور آج بھی یہ عمران اور گڈو نام کا جو لڑکا تھا، جو دونوں بردر ان لا تھے، دونوں بھائی تھے، گاڑی کے اندر جا رہے تھے. ان کے بہنوئی نے جو ہے وہ شوٹرز کی مدد سے اور خود ساتھ تھا. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جب فائرنگ کی گئی اور وہاں پہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے. بڑا گہرا چوک ہے وہاں پہ، جا کے ساری دنیا سائڈوں پر دیکھ رہی تھی جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا. اور لوگ جو ہے وہ اس وقت دہشت جو ہے وہ ان کی دیکھ کے بڑے خوف میں مبتلا ہو. فائرنگ جیسی کی گئی اور 2 لوگوں کو جو ہے وہ دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. اور باقاعدہ طور پر وہاں پر پولیس کی ایک باری نفری پہنچی اور سب سے پہلے ٹریفک وارڈن نے جو ہے وہ گاڑی کا نمبر بتا کے وائرلیس سیٹ پر جو ہے وہ کال کی، جس پر آئی جی پنجاب نے بھی وائرلیس کال سنی اور فوری طور پر نوٹ دیتے ہوئے پی سی پی او لاہور سے بھی جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ ان ملزمان کی گرفتاری ہر صورت میں لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ دوہرے قتل کی یہ واردات تھی. سر عام یہ فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور دونوں کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جیسے ہی یہ قتل کی واردات ہوئی تو وہاں پر موجود جتنے بھی گاڑیاں چلانے والے، رکشہ چلانے والے دیگر، کیونکہ مین سڑک کے اوپر یہ واردات ہوئی تھی، خوف میں مبتلا ہو گئے. ملزمان جاتی بار جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا. آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کا تحال حکم دے دیا ہے. ابھی تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ فائرنگ کرنے والے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. جبکہ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ ہمارے بہنوئی ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کروائی ہے اور باقاعدہ طور پر جو قتل کی واردات ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ شوٹرز کا استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آئی جی پنجاب کے حکم کے بعد کتنی دیر میں ملزمان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. جی وسیم، یہ بتائیے گا کہ جو مقتول ہیں ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو 2 لوگ آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ دیکھیں، یہ گاڑی کے اندر دونوں بھائی جا رہے تھے اور ان کے بہنوئی کے ساتھ ان کا تنازعات چل رہا تھا پراپرٹی کا، اور یہ کافی دن سے ان کے درمیان جو ہے وہ کلیش رہ رہا تھا. خاص کر اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں بھائی تھے اور گاڑی کے اندر جا رہے تھے. شاید ان کا پیچھا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ان کا بہنوئی بھی ساتھ تھا فائرنگ کرنے والوں میں، کیونکہ جو مدعی مقدمہ ایف آئی آر درج کروا رہا ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہنوئی کے اوپر ہی مقدمہ درج کروا رہے ہیں. اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ قتل ہونے والے دونوں سگے بھائی ہیں اور ان کے بہنوئی نے جو ہے وہ شوٹروں کی مدد سے اور خود ساتھ موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار کر وہاں سے فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کر کے مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 اور فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم عملے کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. ہمیں اطلاع ملی کہ ایئر عربیہ کی ایک فلائٹ میں اسمگلنگ کا سامان آیا ہے. فوری طور پر کسٹم عملے کو الرٹ کیا گیا تاکہ کارروائی کی جا سکے. فیصل آباد کسٹم کلیکٹر انفورسمنٹ سرگودا ڈویژن کے کسٹم آفس میں پریس بریفنگ کے تحت بھاری تعداد میں موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا. پکڑے جانے والے سامان میں 750 آئی فونز اور سامسنگ کے 120 موبائل شامل. ون پلس فونز کی تعداد 15 جبکہ 78 آئی پیڈ بھی برآمد کیے گئے. اسمگلنگ میں 10 ڈرون کیمرے کی بیٹری، لیپ ٹاپ اور ڈرون کیمرہ بھی شامل. پکڑا جانے والے سامان کی کل مالیت 163 ملین روپے بنتی ہے. بالکل ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم عملے کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. اطلاعات کے مطابق ایئر عربیہ کی فلائٹ میں اسمگلنگ کا سامان آ رہا تھا. فوری طور پر کسٹم عملے کو الرٹ کیا گیا تاکہ کارروائی کی جا سکے. فیصل آباد کسٹم کلیکٹر انفورسمنٹ سرگودا ڈویژن کے کسٹم آفس میں پریس بریفنگ
कामयाब कार्रवाई के तहत भारी तादाद में मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद किया गया। पकड़े जाने वाले सामान में 785 आईफोन और सैमसंग के 120 मोबाइल फोन शामिल थे। वन प्लस फोन्स की तादाद 15 जबकि 68 आईपैड भी बरामद किए गए। स्मगलिंग में 10 ड्रोन कैमरे की बैटरियां, लैपटॉप और ड्रोन कैमरा भी शामिल था। पकड़ा जाने वाले सामान की कुल मालियत 163 मिलियन रुपए बनती है। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अली सानी की सरबराही में नजरियाती पाकिस्तान का वफ्द का जिना हाउस का दौरा। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम बदर की रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के वफद का जिना हाउस का दौरा। मुफ्ती मोहम्मद अली सानी की सरबराही में मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के वफद ने जिना हाउस का दौरा किया। वफद ने मुश्तरका अलमिया में कहा कि कायद के घर में मौजूद मस्जिद और कौमी परचम की बेरुमती और कीमती नवादरात को तोड़ने के बाद नजर आतिश करना इंतहाई अफसोसनाक अमर है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वफद ने मजीद कहा कि वतन अजीज के तमाम शहरियों में अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों को शुमार करते हुए लवाकिन के जज्बात को ठेस पहुंचाना शदीद तकलीफदेह हरकत है। चंद शरपसंदों की जानिब से की गई शरपसंदी से पूरी कौम रंजो गम और गुस्से में है। वफद ने हुकूमत और अदालतों से मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम शरपसंदों को, तहरीककारों और इनके मास्टर माइंड्स को सख्त सजाएं दी जाए ताकि आइंदा ऐसे दिलखरेश सानगात दोहराए ना जा सके। वफद में कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर आसम, निसार अहमद एडवोकेट, पीर अब्दुल रब, अमजद, मौलाना अयूब कारी, मियाँ मोहम्मद अजीम कादरी, मोहम्मद खान, उमर, नदीम, रियाज। इसराइली वजीर आजम नितिन याहू ने करियात शमोना से एलात तक रेलवे मंसूबे का आगाज करते हुए दावा किया कि मुस्तकबिल में ये मंसूबा वसी होकर हमें सऊदी अरब से जोड़ देगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नितिन याहू ने यह दावा एक इसराइल मंसूबे का आगाज करते हुए किया। यह रेलवे मंसूबा मुल्क के शमाली शहर करियात शमोना को जनूबी शहर एलात को तेज रफ्तार ट्रेन के जरिए जोड़ रहा है। इसराइली वजीर आजम नितिन याहू ने कहा कि 100 बिलियन शेकल के इस रेलवे मंसूबे से मुल्क के शमाल और जनूब एक हो जाएंगे, इसलिए इस मंसूबे को वन इसराइल मंसूबे का नाम दिया है। वज़ीर आज़म नितिन याहू ने दावा किया कि रेलवे का ये मंसूबा तोसी के बाद इसराइल को सऊदी अरब से मिला देगा और मुस्तकबिल में हम इस रेलवे मंसूबे के जरिए बहरा रूम के बंदरगाहों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।